राजलक्ष्मी। चुनावी समर की जमीनी हकीकत के इस सफर में हम आपको लेकर चलते हैं आज राजमहल लोकसभा सीट पर। राजमहल लोकसभा सीट में वर्तमान के क्या हालात है, चुनावी समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है और इस बार इस सीट पर किसकी फतह होगी, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन समझते हैं वर्तमान के हालात क्या है। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी से घिरा राजमहल लोकसभा सीट, जहां पहाड़ियां लगभग 576 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं। इस क्षेत्र में अकबर मस्जिद और बंगाल के नवाब मीर कासिम का महल है। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरे साहिबगंज और पाकुड़ जिलों को कवर करता है। 6 विधानसभा को मिलाकर बनी राजमहल लोकसभा सीट, जिसमें राजमहल, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, पाकुड़, महेशपुर शामिल है। यह सीट पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी में आती है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो एकमात्र राजमहल विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं। बाकी 5 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का झंडा बुलंद है। 2014 के आम चुनाव के दौरान इस सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 13,53,000 थी। इनमें 6,91,000 पुरुष और 6,61,000 महिला मतदाता शामिल हैं। मध्यकाल में इस क्षेत्र को उगमहल के नाम से जाना जाता था। इस सीट पर अगर पार्टियों के समीकरण की बात करें तो राजमहल सीट पर कांग्रेस ने 7 बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 बार और भाजपा ने 2 बार जीत दर्ज किया है। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर वर्ष 2014 और 2019 में मोदी लहर का कोई असर नहीं हुआ। तो ये आपने देखा किस तरह से राजमहल लोकसभा सीट का इतिहास रहा है। राजमहल लोकसभा सीट पहाड़ों से घिरी हुई है। राजमहल का ये खूबसूरत नज़ारा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिलेगा। वजह है यहाँ पर बीजेपी ने 2014 में मोदी लहर में भी अपना किला जो है वो फतह नहीं किया था। 2014 हो या 2019, बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाली है। तो वर्तमान में क्या पृष्ठभूमि रही है, तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे राजमहल से। साथ ही दीप जी भी मौजूद है, आपका भी स्वागत है। जानेंगे सबसे पहले तो आपसे, सर, क्या पृष्ठभूमि रही है अब तक की। हमने जाना राजमहल सीट आसान नहीं है, कितनी आसान नहीं और क्या इतिहास है अब तक का। जैसा कि आपने बताया भी कि जिस मुकाबले को बीजेपी हर जगह से फतह करती है और बीजेपी का कि मोदी लहर में भी जो पूरी तरह से हवा थी, तो राजमहल एक ऐसी सीट थी जो विपरीत हवाओं में अपने को रुक करके और जेएमएम वहाँ से चुनाव जीता। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि ये पूरा जो संथाल परगना का जो राजमहल का जो सीट है वो वाकई में जेएमएम का मजबूत गढ़ है। जेएमएम इस सीट से लगभग 5 बार चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस शुरुआती दौर से और बीच के कालखंड में, थॉमस हल्दर के कालखंड में, कांग्रेस ने सीट को 7 बार जीता। तो पूरा तरीके से ये जो राजमहल की सीट आपको दिखेगी वो इंडिया अलायंस के अनुकूल वाली सीट दिखेगी। 2 बार 1989 में और 2009 में 2 बार बीजेपी सीट को जीती है। सोम मरांडी 1989 में जीते थे चुनाव, और वो जब 91 का दौर था जिसमें भाजपा झारखंड के लगभग सीट पर एंट्री कर चुकी थी। भाजपा ने जीत दर्ज की थी 91 में, जो सीटें थी भाजपा के पास। उस 91 के भी दौर में राजमहल में भाजपा की पैठ नहीं बन पाई। उस 91 के दौर में भी और 2014 के दौर में जिसे मोदी लहर कहा जाता दोनों चीज़ों पर। तो इन चीज़ों को अगर सूक्ष्मता से देखेंगे और पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो भाजपा के लिए आसान सीट नहीं रही है शुरू से। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो ये शुरुआती दौर में ये सीट कांग्रेस की रही है। पाइका मरांडी 1952 में पहले सांसद बने इस सीट से, राजमहल से। उसके बाद ईश्वर मरांडी राजमहल के एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाया। वो 62 का चुनाव जीते, 67 का जीता और 71 का चुनाव जीते। पहला चुनाव वो झारखंड पार्टी से लड़ा था ईश्वर मरांडी, फिर बाद में वो कांग्रेस में आ गए। तो लगातार 2 जीत कांग्रेस की सीट से, टिकट से उनकी हुई। एक तो वो है। दूसरा है कि वहाँ एक बड़ा नाम जो जेएमएम की एंट्री को आप देखेंगे तो जेएमएम राजमहल में कब आया तो 1989 में राजमहल साइमन मरांडी के थ्रू वहाँ इंटर किया है पूरे उस बेट में। वर्तमान में जो विधानसभा है उस
राजमहल में, उन 6 विधानसभा में 4 में सीधे जेएमएम है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ भी है, बरहेट से वो चुनाव जीते। तो 4 विधानसभा में सीधा सीधा जेएमएम का दखल है, एक में कांग्रेस है, पाकुड़ से, एक में अनंत ओझा हाँ, राजमहल सीट से अनंत ओझा। वहाँ की जो पूरी डेमोग्राफी है, वहाँ का जो पूरा समीकरण है, वो अनुकूल रहा है कांग्रेस के लिए भी समय के दौर में और जेएमएम के लिए भी। तो अभी तो भाजपा को वहाँ बड़ी चुनौती है, और कहा जा रहा था कि जो 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतना जो है, गीता कोड़ा को तो उन्होंने अपने पाले में शामिल कर लिया, लेकिन राजमहल आसान नहीं होने वाला था। आपने कहा कि एकदम टफ टारगेट है, और कहा जा सकता है कि मोदी लहर की जो हवा बही थी, तो राजमहल की जो पहाड़ी है उसने उस हवा को रोक लिया, और यही कारण है कि मोदी लहर राजमहल लोकसभा सीट पर काम नहीं आ सकी। वर्तमान की बात करें तो विजय हांसदा तीसरी बार हैट्रिक लगाने में, जैसे कि आपने बताया कि एक सांसद रह चुके हैं जिन्होंने 3 बार जो है वो जीत दर्ज की है। विजय हांसदा उसी रिकॉर्ड को दोहराने के लिए एक बार फिर से 3 बार जीते थे, मैदान में आ चुके हैं, और अब उनके सामने जो है वो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी से ताला मरांडी। क्या कुछ स्थिति है? लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से विधायक बागी हो चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बोरियो से विधायक भी है। क्या वर्तमान की स्थिति है? वर्तमान में देखिए, जैसा आपने बताया भी, ताला मरांडी पर भाजपा ने भरोसा किया है। पहली बार वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बोरियो से 2 बार विधायक रहे हैं ताला मरांडी, पहले भाजपा से ही रहे हैं। तो पहले जेएमएम में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, आजसू में भी रहे, आजसू से भी पिछले बार वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तीसरे स्थान पर रहे। तो ताला मरांडी पर भाजपा ने फोकस किया है। ताला मरांडी का उन इलाकों में काम धाम है, रहा है, लंबे समय से वो संघर्ष करते रहे हैं उन इलाकों में, और एक आदिवासी चेहरा है संथाल प्रधान के लिए, भाजपा के अध्यक्ष ही रहे, 4-5 महीने के लिए ही रहे, लेकिन कुछ समय तक भाजपा के अध्यक्ष, विवादों में भी रहे उस वक्त। हाँ, रघुवर दास के कार्यकाल के समय। तो वो सारी चीजें हैं। दूसरा एक फैक्टर वहाँ हो गया कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, मंत्रिमंडल बंटा, ये, और उनको जो एक जगह नहीं मिली, जो जिस तरह से वो अपने उपेक्षित रहे, तो हाउस के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे। लगातार इसको जेएमएम इग्नोर भी करता रहा, अंतिम क्षण तक। और वो लोकसभा में जेएमएम को भी पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जैसा वो माहौल बनाते, तो लोबिन हेम्ब्रम। अब सवाल ये है कि वो मुकाबला क्या त्रिकोणीय होने जा रहा है, या माने 2 ध्रुवों में ही लड़ाई होगी, ताला मरांडी वर्सेस ये। त्रिकोणीय होगा तो भाजपा को फायदा मिल सकता है। मैं जो आपने सवाल रखा उसी सवाल को मैं उठाऊंगी। लोबिन हेम्ब्रम कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? बोरियो से विधायक है, पुराने नेता, जेएमएम के काफ़ी प्रमुख चेहरा रहे, हालांकि विरोध में बोलते रहे, पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जो है वो पार्टी के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी को फायदा होगा? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर मुकाबला जो है वो सिर्फ 2 ध्रुवों में बटा रहेगा? देखिए, एक चीज है, अगर राजमहल सीट के अंदर लोबिन हेम्ब्रम अपने विधानसभा से बाहर निकल पाए, मतलब बोरियो का जो 30,000, 40,000, 50,000 जो वोट है लोबिन हेम्ब्रम के साथ, या मिल सकता है उनको अपने विधानसभा, अगर ये मान के चला जाए तो तात्कालिक रूप से, जहाँ भी हम लोग बैठे, तो अगर वो निकाल पाए और मार्जिन अपना बढ़ाए, तो संकट में इंडिया गठबंधन को ही फंसना है। मतलब जितना प्रभावशाली लोबिन होंगे, भाजपा की राह उतनी आसान। जब राजमहल की सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी है, चाहे वो 1989 का मामला हो, सोम मरांडी खड़े हुए तब, 2009 का मामला हो, जब देवीदान बिरसा खड़े हुए तब, त्रिकोणीय संघर्ष में लाभ भाजपा को मिल ही जाता है। तो ये पूरा का पूरा निर्भर कर रहा है वर्तमान चुनाव कि जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम को कितना में रोक पाता है, और जेएमएम का कितना वोट काट पाएंगे, लोबिन हेम्ब्रम का कितना वोट काट पाएंगे, और अपने विधानसभा से बाहर जाकर के भी कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बोरियो में ही सिमट के रह जाएंगे, बोरियो से बाहर जेएमएम। इधर 5-7 दिनों के कैंपेन भी बहुत प्रभावशाली नहीं चल रहा था, जैसा कि जानकारी हमारे पत्रकार साथियों से मिलती है कि लोबिन हेम्ब्रम का कैंपेन, लेकिन इधर फिर कैंपेन में थोड़ी गति आई है। कुछ खेल पर्दा के पीछे का भी है, जो राजनीति में जो दिखता नहीं है, जो पीछे से
चलते रहता है। तो वो सारी चीजें भी राजमहल में चल रही है। तो पूरा का पूरा निर्भर कर रहा है लोबिन हेम्ब्रम का प्रदर्शन, लोबिन हेम्ब्रम का प्रभाव, लोबिन हेम्ब्रम का वोट बैंक और वो कितना वोट समेट पाते हैं। ये सारी चीजें राजमहल में है। यानी कि लोबिन हेम्ब्रम जितना वोट समेटेंगे वो जेएमएम के खाते से जाएगी, क्योंकि उनका ही पारंपरिक वोट डेफिनेटली रहा है। जेएमएम का ही पारंपरिक वोट जो है वो लोबिन हेम्ब्रम लेंगे। तो जितने वोट लोबिन हेम्ब्रम को मिलेगा उतना फायदा जो है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलेगा। मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लोबिन हेम्ब्रम लड़ तो रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय बना पाते हैं क्या, एक अहम सवाल जो है वो अब देखने वाली बात रहेगी। बात करें अगर ताला मरांडी की, ताला मरांडी को बीजेपी ने चुना है राजमहल किले के फतेह के लिए, कितना असरदार साबित हो पाएंगे, क्या लग रहा है वर्तमान हालात में? देखिए, ताला मरांडी के साथ एक बड़े फोर्स का साथ होना है, वो बीजेपी है। बीजेपी का अपना एक समीकरण है उन क्षेत्रों में जो एंटी इंडिया गठबंधन का जो वोट है, जो इंडिया गठबंधन के समीकरण का वोट है, उसका जो वोट है, ताला मरांडी को मुझे लगता है कि अगर बेहतर करना होगा तो जो जेएमएम का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, जो आदिवासियों का वोट बैंक रहा है, वो कितना विश्वास ताला मरांडी अपने साथ ले आ पाते हैं, वही वोट उनका सरप्लस होना है। क्योंकि देखिए, भाजपा का जो अपना वहाँ पर एंटी इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो भाजपा के साथ ही जाना, वहाँ उसमें कोई माने नहीं। ट्राइबल वहाँ एक बड़ा फोर्स है और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो एक बड़ा फोर्स है, तो वो बड़ा वोट बैंक बन जाता है इंडिया गठबंधन के लिए। तो आदिवासी जो मामला है, आदिवासियों के बीच का जो पैठ की बात हो, ताला मरांडी बना पाएंगे तो होगा। ताला मरांडी भी लगातार वर्तमान में क्या हालात दिख रहे हैं? बहुत कैंपेन किया है, प्रचार प्रसार जो है वो चल ही रहा है। स्वाभाविक तौर पर ताला मरांडी उस क्षेत्र में काम किया है लगातार, बोरियो में उसकी सक्रियता रही है, विधायक भी रहे हैं। तो भाजपा के पास इस समय उससे बेहतर उम्मीदवार नहीं था कोई जिस पर भरोसा कर सके। और दूसरा कि एकदम सौम्य सरल आदमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में पार्टी लाइन पर ही लगभग चले, लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना कि राजनीति में जब आपको मौका नहीं मिलता तो आप तुरंत बिलक जाते हैं, तो वो कैरेक्टर भी रहा। अब हेमलाल मुर्मू भी जेएमएम आ गए हैं, जो पिछला 2 चुनाव विजय हांसदा के खिलाफ लड़े, जो 2019 का जेएमएम में है। तो जेएमएम के लिए थोड़ा मजबूत होता दिखती है परिस्थितियां। हेमलाल मुर्मू का वोट जो है, उनका जो अपना वोट है वो भी कहीं ना कहीं विजय हांसदा के पक्ष में जाएगा। तो वो कोई अंदर खाने लोबिन को छोड़ दें तो अभी कोई बहुत बड़ा बीजेपी के अंदर जेएमएम के अंदर बहुत कोई उथल पुथल है नहीं, सिंपल सी है। कैंपेन भी कल्पना सोरेन का चल रहा है, बीजेपी ने भी जोर लगाया। तो ताला मरांडी उपयुक्त चेहरा है बीजेपी के लिए, और जहाँ परिस्थितियां राजनीति में क्या बदलती है वो तो क्षण बदलती है। वो तो पीछे से फिर जो मोदी का अपना एक प्रभाव है जो उनका उन क्षेत्रों में चल रहा है, बड़े नेता उनके यहाँ कैंपेन में आ रहे हैं भाजपा के। तो कुल मिलाकर के लड़ाई रोचक और मुकाबला बढ़िया होने जा रहा है। चलिए, हमारी बातचीत से एक तथ्य निकला कि 1991 के चुनाव में जो दौर बीजेपी का था, लगभग सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना चहलकदमी जो है वो अपना दिखा दिया था कि हाँ बीजेपी है। 2014 मोदी लहर कहा जाता है। 2014 में जेएमएम और कांग्रेस वो सीटें भी हार गई जो उनकी पारंपरिक सीटें रही। एकमात्र सीट यहाँ पर बच पाई तो वो राजमहल सीट ही थी। 2019 में भी ये सीट जो है वो बच गई। विजय हांसदा जो है वो दूसरी बार सांसद बन जाते हैं। तो ऐसा क्या समीकरण रहा है इस सीट का कि जो लगातार जो है वो बीजेपी जो है इस किले को फतेह नहीं कर पाई है? क्या अब तक में समझ में आता है? क्या वहाँ का जातीय समीकरण ऐसा रहा है या फिर जेएमएम का गर्व शुरू से रहा है? क्या वजह है? संथाल परगना तो शुरू से, जब से शिबू सोरेन का जो आंदोलन था पूरा, तो वो केंद्रित था संथाल परगना में ही, और संथाल परगना को बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेकिन दुमका फिर भी 2019 में हार गए। हाँ, दुमका हार बनाया, लेकिन थोड़ा राजमहल का जो डेमोग्राफी और जो जातीय समीकरण है जिसको आप बार बार कहते हैं, उसका समीकरण एक ऐसा टाइट समीकरण बन गया है पिछले चुनाव में, जो मुझे लगता है कि 48% के लगभग शेयर विजय हांसदा के पास गया था। 48% का शेयर बड़ा शेयर है, लगभग 1 लाख के अंतर से जीते थे। 1 लाख का 99,000 के आसपास का उनका मार्जिन था। वोट शेयरिंग आप देखिए, उनका लगभग 50% का वोट शेयरिंग है। तो वहाँ क्या है कि एक जो पूरा आदिवासी और ईसाई का प्रभुत्व वाला इलाका है, अल्पसंख्यकों की वहाँ अच्छी खासी संख्या है, तो एक पूरा समीकरण मजबूत जो इंडिया गठबंधन साधने का प्रयास कर रही है ना, और वो पूरा का पूरा जो वोट है वो शिफ्ट करता ही है इंडिया गठबंधन, जैसा जेएमएम ने अपना कामकाज रखा, तो एक मजबूत समीकरण बन जाता है राजमहल में
जो कांग्रेस या जेएमएम अनुकूल परिस्थिति जो है वो ला जो शुरुआती भी दौर हम लोगों ने चर्चा भी किया, 7 बार कांग्रेस उस सीट को जीती है। 1991 में जेएमएम ने उस सीट को कांग्रेस से छीना है और फिर लगातार 5 बार कांग्रेस जीत रही है। तो अब समझ जाइए कि 12-13 बार वो सीट जो है सो इसी गठबंधन के बीच में घूम रहा है। तो वो एक समीकरण है, जातीय गोलबंदी एक बड़ा आधार है इंडिया गठबंधन के लिए, अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए। अच्छा, इस जातीय समीकरण को 2 बार से साधते आए हैं विजय हांसदा, इस बार उनके लिए क्या चुनौती रहने वाली है? इस बार तो जो उनके लिए जो एकदम बड़ी चुनौती वो तो लोबिन हेम्ब्रम खुद उनकी पार्टी के हैं। लगातार उनका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, तो एक लोबिन हेम्ब्रम है, लेकिन जेएमएम का जो आप संथाल प्रोग्राम में देखेंगे, जेएमएम के नेताओं का जो जेएमएम छोड़ के जाते रहे हैं, अब इस चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग चुनाव की मैं बात करूंगा, दूसरे पृष्ठभूमियों से भी बात कर रहा हूँ कि जो जेएमएम छोड़ के जाते हैं, जेएमएम का वहाँ जो तीर धनुष है ना, वो संथाल में और उन इलाकों में बहुत जबरदस्त लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ चिन्ह है, चुनाव चिन्ह। तो उसको छोड़ करके कोई भी जब नेता जेएमएम को छोड़ करके जाता है और फिर कोई दूसरे चुनाव चिन्ह के साथ उसको मैदान में उतरना पड़ता है, तो एक्सेप्टेंस उसका नहीं बन पाता। तो एकदम सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ वो तीर और धनुष पूरे संथाल में छाया हुआ है। तो वही है। तो लोबिन हेम्ब्रम अपने व्यक्तिगत प्रभाव से, व्यक्तिगत चीज़ों से कितना वहाँ का सीन बदल दें, समीकरण कितने साधने में हो जाए, तो वही एक चुनौती विजय हांसदा को, जैसा आप बता रही हैं, तो एक चुनौती रखता है। एक बार हम रुख करते हैं राजमहल से, अपने पत्रकार साथी दीप जी का हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा आपसे सवाल रहेगा दीप जी, वर्तमान में क्या कुछ मुद्दा है इस बार चुनाव में जो कि उठने वाला है, उठते आया है? दोनों ही तरफ से प्रत्याशी अपनी आवाज उठाते आए हैं और जनता भी उसे मुद्दा मानती है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से 2 जिला साहेबगंज और बांकुड़ा का है। यहाँ वर्षों से रेलवे की समस्या लंबित है। लोग कम्युनिकेशन के लिए जहाँ लंबी दूरी की ट्रेन के लिए मांग करते हैं, लंबे समय से लोग चुनावी आश्वासन भी मिलता है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं होती है। आज के दिन भी राज्य की राजधानी जाने के लिए लोगों को प्रतिदिन रात का इंतजार करना पड़ता है, तब एक ट्रेन का परिचालन होता है। ऐसे में यह मांग वर्षों से लंबित है और अगर कोई नई ट्रेन का परिचालन होता है तो यह 2 जिला के लोगों को लाभ मिलेगा। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोग इस रेल की सुविधा से काफ़ी लाभान्वित होंगे। रेलवे की दिशा में विकास करने के लिए राजनीतिक दलें आश्वासन तो देती है, लेकिन अब तक धरातल पर यह नहीं आ पाई। दीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्या कोई ऐसा मुद्दा रहा है जो 40 से 50 वर्षों से मुद्दा बना रहा हो, चुनावी समर में जो है वो हमेशा इस मुद्दे का इस्तेमाल होता है हो, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है और इस बार भी दोनों ही दल जो है इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं? झारखंड में एकमात्र राजमहल लोकसभा अंतर्गत साहेबगंज से राजमहल होते हुए पश्चिम बंगाल तक 83 किलोमीटर तक गंगा नदी प्रवाह होती है और राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक, झारखंड से पश्चिम बंगाल को गंगा नदी पर एकमात्र जो पुल बनने वाली है, उसकी मांग वर्षों से राजमहल क्षेत्र की जनता के द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न राजनीतिक दल जो भी चुनावी समर में उतरती है वह अपने चुनावी घोषणाओं में इसे शामिल करती है कि हम गंगा पुल का निर्माण करेंगे और क्षेत्र की जनता भी इसका आश्वासन देती है। लेकिन यह मांग और यह आश्वासन वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अब तक गंगा पुल नहीं बनी है। अगर गंगा पुल बनती है तो राजमहल पर्यटन के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध होगा और पर्यटन के आसार खुलेंगे और राजमहल पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित होगा। अच्छा, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो क्या इस बार मुद्दे जो है वो जातीय समीकरण पर हावी होंगे या फिर जातीय समीकरण इस सीट से बाजी मारती हुई दिखती है? राजमहल लोकसभा जो अनुसूचित जनजाति के लिए वंचित सीट है, इस सीट पर आगामी 1 जून को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से चुनावी सभा कर पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटी हुई है। एक तरफ जहां बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष अल्पसंख्यक और आदिवासी मतदाताओं पर कब्जा जमाए हुए अपने जीत का सेहरा बांधने के लिए मैदान पर डटी हुई है। इसी बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी जो इन सभी राजनीतिक दलों के मंसूबे को फेरते हुए त्रिकोणीय करने का प्रयास कर रही है। यह चुनाव का निर्णय ही साबित करेगा कि क्या होगा। राजमहल लोकसभा सीट में लगभग 33% अल्पसंख्यक मतदाता है और लगभग 29% एसटी मतदाता हैं। इनके अलावे सामान्य मतदाता है। तो ये हमारे साथ राजमहल से हमारे वरिष्ठ साथी दीप जी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करेंगे। तो लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजमहल लोकसभा सीट पर जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। 2014 से ही देख ले, 1991 की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, या बात कर ले 2019 की, जब दुमका भी हार गए थे शिबू सोरेन, तब भी राजमहल एकमात्र ऐसी सीट थी जिस सीट पर विजय हांसदा ने लगभग 99,000 कुछ वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तो राजमहल इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत गढ़। और तीर धनुष की बात जो की जा रही है, आपने कहा, तो तीर धनुष का वहाँ पर काफ़ी गहरा प्रभाव जो रहा है वो झारखंड आंदोलन के समय से रहा है। तो वो प्रभाव कितना बना रहता है, या फिर इस किले को जो है वो ताला मरांडी फतह कर पाते हैं, जो आदिवासी पारंपरिक वोट है वो बटोर पाते हैं, या फिर तीसरे कोण की जो बात की जा रही है, क्या लोबिन हेम्ब्रम इसमें कहीं ना कहीं तीसरा कोण बनाएंगे और इंडिया गठबंधन के लिए ही चुनौती बढ़ाएंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम चीज़ें जो है वो 4 जून को स्पष्ट हो पाएंगी कि राजमहल की स्थिति क्या है और राजमहल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है या फिर बीजेपी इस पर अपना किला फतह करती है। तो फिलहाल इस समीकरण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आपके बीच एक बार फिर से आऊंगी नए लोकसभा सीट के सफर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।